हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर्स। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको बताया था पिछली बार कि टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कर प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। और शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घर पे बैठ के पढ़ते हैं, घर से रहकर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर रखे हैं उन्होंने। तो क्या किया करो आप लोग, उनके लिए एक गुरु मंत्र लगा लो, या फिर एक मतलब कि एक ट्रिक है। डेली जो है अपने लिए टारगेट सेट कर लिया करो कि इतना मैंने आज करके सोना है। डेली टारगेट करके एक या दो लेक्चर देख लिया करो कि आज मैंने दो या तीन लेक्चर जरूर देखने हैं। जो घर पे रहते हैं स्टूडेंट्स, जो लाइब्रेरी वगैरह नहीं जाते या जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करते, वो क्या करते हैं, एक दिन बैठ के पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाए, कभी 1 घंटा पढ़ लिए, कभी 12 घंटे पढ़ते रहे। तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है स्टूडेंट। तो क्या किया करो, जैसे कि फिक्स कर लो कि मुझे 3 लेक्चर्स डेली देखने हैं। एक हिस्ट्री का देखना है, एक पॉलिटी का देखना है, एक इकोनॉमी का लेक्चर देखना है। फिर ये हिस्ट्री खत्म हो गई तो इसको हटा दो, इसमें साइंस ऐड कर लो। फिर पॉलिटी खत्म हो गई तो यहाँ पर इन्वायरमेंट ऐड कर लो। फिर ये इकोनॉमी खत्म हो गई तो यहाँ पर जियोग्राफी ऐड कर लो। तो इस तरह से जो है डेली 3 लेक्चर्स, या फिर जैसे करंट अफेयर के 1 या 2 लेक्चर ऐड कर लो। तो डेली जो है जुड़े रहा करो स्टडी के साथ। अगर डेली आप मेरी बातें सुनेंगे तो आपको क्या है, मोटिवेटेड रहेंगे, जुड़े रहेंगे पढ़ाई के साथ। और इससे क्या होगा, आपका जो है पढ़ाई के साथ लगाव बढ़ता जाएगा। आप रिवीजन करते चले जाएंगे, जिस तरह से बताते हैं डेली डेली आप उस तरह से अगर काम करते चले जाएंगे तो आपके माइंड में चैनल्स होते हैं। वो चैनल्स का आपस में लिंकेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके माइंड में एक लिंकेज बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन कहीं भी पढ़ी हो, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ा आपने, यहाँ पर मैसेज गया कि ठीक है ये क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ी है तो यहाँ पर लिंक हुआ और आपका जो है फट से आपको आंसर पता लग गया। और क्या होता है, आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन आप पढ़ाई करते नहीं हो, बस मूवीज देखते हो। मूवीज ने लिंक कहाँ तक बना रखा है, यहाँ तक मूवीज ने लिंक बना रखा है अपना। एग्जाम में क्वेश्चन देखा, बस मूवीज ही याद आ रही हैं, यहाँ तक तो लिंक पहुंचा ही नहीं, यहाँ तक तो मैसेज गया ही नहीं कि जो मैंने पढ़ा था वो भी मुझे याद है। तो थोड़ा सा अपने हैबिट्स को चेंज करो अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। ठीक है। सॉरी, मैंने जो है लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको ये लेक्चर दे दिया, बट थोड़ा सा स्टूडेंट्स का डाउट था, कई बार आप लोग जो है कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सबसे पहले आपका ये डाउट ही दूर कर दिया जाए। तो आज हम टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, जिसको कि डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट। दो तरह के टैक्स हैं भारत में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वर्गीकरण के साथ साथ करों को विशिष्ट कर तथा मूल्यानुसार कर, विशिष्ट कर, मूल्यानुसार कर एवं अनुपाती, प्रतिगामी, अधोगामी और प्रगतिशील करों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, डायरेक्ट कर कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट किसी पर लगाए जाए, जैसे कि इनकम टैक्स। भाई किसी की इनकम अच्छी हो रही है तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, इनकम नहीं हो रही तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये होगा डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आप लोग आज के टाइम में हर एक के पास अपनी स्कूटी होगी, स्कूटर होगा, बाइक होगी। सभी लोग पेट्रोल या डीजल यूज करते होंगे, कार या गाड़ी में पेट्रोल डीजल यूज करते हैं। भाई पेट्रोल और डीजल पर आप लोग जो टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब आप लोग पे तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, जो पेट्रोल का प्राइस है बस आप लोग वो प्राइस पे कर रहे हैं, उसके अंदर डायरेक्ट आप लोग जो इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रहे हैं। ठीक, समझ आया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्ट किसी के ऊपर लगाया जाए। इनडायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्टली आपसे लिया जाता है, आपको कहा नहीं जाता कि आप टैक्स दे, लेकिन कहीं ना कहीं आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ आ गया। उसके बाद होता है अनुपाती, प्रतिगामी, अधोगामी और प्रगतिशील। ये 4 तरह के टैक्स है। अब देखिए अनुपाती का क्या मतलब है। एक मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। इस साइड मैं कर लिखता हूँ, ये कर है, इस साइड जो है कर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस साइड आय रिप्रेजेंट हो रही है, इनकम। तो जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी, अब यहाँ पर आय बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया, आय और बढ़ गई, टैक्स और बढ़ गया, आय और बढ़ गई, टैक्स और बढ़ गया। इसको बोलते हैं अनुपाती। जिस रेशो में आय बढ़ रही है उस रेशो में टैक्स भी बढ़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, अनुपाती टैक्स। दूसरा कौन सा है, प्रतिगामी। तो इस साइड टैक्स है और इस साइड इनकम है। प्रतिगामी का क्या मतलब होता है,
ग्राफ उलट बनता है। मतलब इनकम कम है, टैक्स ज्यादा है, इनकम बढ़ गई, टैक्स कम हो गया, इनकम और बढ़ गई, टैक्स और कम हो गया, इनकम और बढ़ गई, टैक्स और कम हो गया। यहाँ पर टैक्स कम होने का मतलब ये नहीं है कि उसने जो टैक्स पे कर रहा है वो टैक्स कम है, उसकी टैक्स के रेट में, उसकी परसेंटेज में कमी आ जाती है। पहले क्या पता वो यहाँ पर 30% टैक्स दे रहा हो, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, यहाँ पर 20% टैक्स हो गया, इनकम और बढ़ गई, 10% टैक्स हो गया, इनकम और बढ़ गई, 5% टैक्स हो गया। लेकिन ये जो टैक्स है 5% इस 30% से ज्यादा रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी टैक्स जो है कम होता जाएगा, इसको बोलते हैं प्रतिगामी कर। नेक्स्ट होता है अधोगामी, समझ आया, अनुपाती, प्रतिगामी समझ आया। एक होता है अधोगामी कर। अधोगामी, इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक ग्राफ बना के मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर हम इसको टैक्स लिखते हैं, इस साइड कर को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लेवल तक तो यहाँ पर टैक्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, उसके बाद एक लेवल के बाद सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, टैक्स भी स्टेबल हो जाएगा, इनकम जितनी मर्जी यहाँ पर बढ़ती जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मर्जी इनकम बढ़ रही है, लेकिन टैक्स स्टेबल हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, अधोगामी कर। अनुपाती समझ आया, प्रतिगामी समझ आया। अधोगामी मतलब कुछ हद तक तो ये बढ़ रहे थे, इनकम के साथ साथ टैक्स बढ़ रहा था, फिर एक लेवल पर आकर इनकम जो है जितनी मर्जी बढ़ती रहे, टैक्स स्टेबल हो जाएगा, उससे ज्यादा कर नहीं लगाया जाएगा, उसको बोलते हैं अधोगामी कर। एक होता है प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर, इसका क्या मतलब है, ये सबसे पहले इनकम थी, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, इनकम थी 10 लाख रुपए, इनकम 10 लाख रुपए, टैक्स की मात्रा कितनी थी, 20%। इनकम हो गई 20 लाख रुपए, टैक्स की मात्रा हो गई 30%। इनकम हो गई यहाँ पर 50 लाख रुपए, टैक्स की मात्रा हो गई 40%। मतलब जैसे जैसे आप लोग प्रगति करते जा रहे हैं, आप इनकम में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे टैक्स के स्ट्रक्चर में भी चेंज होता जा रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो फिर यहाँ पर भी हो रहा है, अनुपाती में भी हो रहा है। अनुपाती में इनकम के बिल्कुल साथ साथ चेंज हो रहा था, जितनी इनकम बढ़ी उस हिसाब से टैक्स बढ़ गया। प्रगतिशील में क्या होता है, स्लैब्स बनी हुई है, मतलब एक स्लैब तक इतना टैक्स, एक स्लैब तक इतना टैक्स। तो भारत में प्रगतिशील करों का जो है यूज होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और प्रगतिशील भारत में स्लैब्स बनी हुई हैं कि इस स्लैब्स के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो इतना टैक्स पे करेंगे। वो स्लैब्स के बारे में हम लोग मेंस में आपको डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स में स्लैब्स से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक, समझ आया आपको, चारों तरह के कर समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मूल्य अनुसार कर वह कर है जो किसी वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। भाई चीज कितनी महंगी है उसके हिसाब से उसके ऊपर कर लगाया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, मूल्यानुसार कर। जैसे कि पेट्रोल 25 रुपए है तो उसमें टैक्स आप लोग कम दे रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपए हो गया तो भाई टैक्स भी 4 गुना हो जाएगा उसमें। उसको बोलते हैं मूल्यानुसार कर वह है जो कि किसी वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है। विशिष्ट कर, हमने स्टार्टिंग में देखा था विशिष्ट कर। विशिष्ट कर उन करों को कहा जाता है जो वस्तु की इकाई एवं परिमाण पर लगाया जाता है। स्टार्टिंग में देखा था, अभी मैंने वो बताया नहीं आपको। विशिष्ट कर क्या कर होते हैं, जो किसी वस्तु की इकाई एवं परिमाण पर लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं विशिष्ट कर, स्पेशल कर। ऐसे करों को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी जाती है। ये तो प्रतिगामी की डेफिनेशन दे दी, फिर भी देख लेते हैं बुक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। ऐसे करों को प्रतिगामी कर की संज्ञा दी जाती है जिसमें कर की दर के आधार पर आय में वृद्धि के साथ साथ क्रमश घटता जाता है। इस प्रकार के कर का भार निर्धनों पर अधिक पड़ता है। तो प्रतिगामी कर का एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर ये रहा प्रतिगामी कर, ये अनुपाती था, ये प्रतिगामी। जैसे जैसे इनकम जो है कम होती जा रही है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जा रहा है, तो गरीब, इसका भार जो है निर्धनों पर अधिक पड़ता है। किस कर का भार निर्धनों पर अधिक पड़ता है, प्रतिगामी कर का। एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि किस प्रकार का कर निर्धनों को अधिक परेशान करता है, तो कौन सा कर करता है, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी करों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि उच्च आय पर कुल कर की मात्रा बढ़ती है परंतु कर की दर कम हो जाती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि कर की दर जो है, रेट है, वो कम हो जाता है, टैक्स का रेट कम हो जाता है लेकिन पैसा तो बढ़ता है। टैक्स उनको ज्यादा पे करना पड़ता है लेकिन उनका रेट कम हो जाता है। अनुपातिक कर के अंदर, अनुपातिक कर उन करों को कहा जाता है जिसमें कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी
कर की दर अपरिवर्तित रहती है। तो इनकम चेंज हो रही है, करों को कहा जाता है जब कर के आधार पर परिवर्तन के बाद भी कर की दर अपरिवर्तित रहती है, मतलब कर की दर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकम बढ़ रही है, कर बढ़ते जा रहे हैं। अनुपाती करों के अंतर्गत आय के बढ़ने पर कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो भाई अनुपाती करों के अंतर्गत आय के बढ़ने के ऊपर करों की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि आय बढ़ने के साथ साथ करदाता द्वारा अदा किया गया कर की कुल राशि बढ़ती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो कर टैक्स की राशि है वो बढ़ जाती है, लेकिन रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसके अंदर है? अनुपाती करों में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट हैं, आप लिख लीजिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है और कई बार ये नहीं भी पूछता। तो आपको ये जो एक एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ ये नोट डाउन कर लेना है। और काफी मुझे स्टूडेंट्स के भी मैसेज आ रहे थे कि सर आप लोग जो ये पढ़ा रहे हो हमने इसके नोट्स बना लिए हैं, हम इसके नोट्स बना रहे हैं डेली बेसिस पे। जो आपकी 1 या 2 वीडियोस में डेली देखता या देखती हूँ और उसके बाद उसको चीजों को मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता कि वो नोट डाउन करें। उनको अगर ये जो बुक इसके अंदर यूज की जा रही है, ये जो बुक या फिर जो नोट्स हैं यूज किए जा रहे हैं, अगर आपको ये बुक या यही नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन से आप लोग जो है इस बुक को पेमेंट करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर समझ ना आए तो 9896160956 पर पूछ सकते हैं कि सर जो बुक आप लोग जो है लेक्चर में यूज कर रहे हैं प्लीज उसका लिंक दे दीजिए, हमें वो डाउनलोड करनी, हमें वो चाहिए रिवीजन पर्पसेस के लिए। तो फिर आप लोग ये बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। प्रगतिशील कर वह कर है जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में वृद्धि होती जाती है। अधोगामी कर वह कर है जिसमें आय बढ़ने के साथ पहले तो कर की दर बढ़ती है परंतु एक सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है। तो भाई अपने माइंड के अंदर पहले जो मैंने 3 ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ बना के रख लेना अपनी नोटबुक पे, अपने नोट्स में कहीं भी लिख लेना। वही सारी चीजें यहाँ पर बार बार लिखी हुई जो मैंने वहां पर आपको ग्राफ के रूप में बस सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट में समझा दिया, वो यहाँ पर एक लैंग्वेज के अंदर लिख रखा है। तो आप अगर आपके माइंड में वो ग्राफ होगा ना तो आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आपको कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये हमें समझ नहीं आ रहा, ये हमें याद नहीं हो रहा। बस वो 3 ग्राफ अपने दिमाग में रखना, सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। अब देखिए भारत के प्रमुख कर, जो मेजर टैक्स कौन कौन से भारत के अंदर लगते हैं। सबसे प्रमुख है आयकर, इनकम टैक्स। हमने देखा था जब ऐसे वो एक ऊपर पाई चार्ट बना हुआ था वहां पर एक बहुत अच्छा हिस्सा जो है इनकम टैक्स का शो हो रहा था बजट के अंदर। तो भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर भाई क्वेश्चन बन जाता है पेपर में कि इनकम टैक्स जो है आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। और एकत्रित किसके द्वारा किया जाता है? ये भी केंद्र सरकार के द्वारा ही एकत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार आयकर से प्राप्त राजस्व को केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वितरित करती है। तो वित्त आयोग जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, जो कि 280 अनुच्छेद के तहत काम कर रहा है, वित्त आयोग डिसाइड करता है कि केंद्र और राज्य सरकार में किस हिसाब से जो है जितना पैसा या टैक्स इकट्ठा हुआ उसको किस तरह से वितरित करना है। इनकम टैक्स के बारे में आपको समझ आ गया सारा जो क्वेश्चन बन सकते थे। अब यहाँ पर नोट करके एक चीज दी हुई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृषि से प्राप्त आय पर आयकर नहीं लगाया जाता। जो कृषि से प्राप्त आती है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। पता होगा सबको, नहीं पता तो अब याद रखिए। दूसरा महत्वपूर्ण कर कौन सा है? कॉरपोरेट टैक्स, जिसको बोलते हैं निगम कर। व्यापारिक कंपनियों तथा निगमों की आय पर लगाए जाने वाले कर को निगम कर की संज्ञा दी जाती है। भाई व्यापारिक कंपनियां तथा जो निगम होते हैं उनकी आय पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं निगम कर। निगम कर को कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है कि जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर टैक्स। परंतु यह उस कर से भिन्न होता है जो कंपनियों का अंशधारी अपनी आयों पर देता है। भाई जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स हैं, वो इनकम टैक्स पे करते हैं। इनकम टैक्स ये उनकी आय से अलग रहता है, जो कंपनी के प्रॉफिट, जो कंपनी ने लाभ कमाया है उसका कर।
ठीक है। एक निगम कर अलग हो गया, इनकम टैक्स अलग हो गया, समझ आया आपको। निगम कर भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तीसरा कर देखिए, एक्सपेंडिचर टैक्स या फिर व्यय कर। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, जो कि लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। ये डायरेक्ट टैक्स है, जो आप लोग चीजें यूज करते हैं उनका उनके उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव पहली बार 1956 में केलडार ने दिया था। अब ये केलडार कौन है? ये एक इकोनॉमिस्ट है, केलडार ने दिया था। 1 अप्रैल 1957 को व्यय कर अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1958 को पहली बार व्यय कर लगाया गया, परंतु वर्ष 1964 में इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। तो भाई एक्सपेंडिचर टैक्स को फिर समाप्त कर दिया गया। बस इतना याद रखना है कि एक्सपेंडिचर जो कर है ये डायरेक्ट टैक्स है, और जो आप लोग उपभोग करते हैं उसके ऊपर ये लगाया जाता है। ठीक है, आगे ये चीजें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली बार लगाने का सुझाव 1956 में केलडार ने दिया था। ये स्टेटमेंट यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। संपदा शुल्क, स्टेट ड्यूटी। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, और ये एक डायरेक्ट टैक्स है। स्टेट ड्यूटी डायरेक्ट टैक्स है, और कौन लगाता है? केंद्र सरकार लगाता है। नेक्स्ट देखिए, धन, वेल्थ टैक्स। स्टूडेंट्स, जो मैं ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ये आपको याद करने हैं कि संपदा शुल्क डायरेक्ट टैक्स है, इसके द्वारा लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र के कर हैं, कौन से राज्य के कर हैं। हालांकि आगे मैं आपको करवाऊंगा, बट आपको अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस रहे, याद रहे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट होता है वेल्थ टैक्स। जो आपके पास वेल्थ है उसके ऊपर टैक्स देना। धन कर भी एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, जिसका आशय किसी व्यक्ति की संपत्ति, पूंजी या धन के कुल मूल्य पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है, कि आपके वेल्थ में कितना इजाफा हुआ है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपकी पूंजी में, आपकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना आपने धन अर्जन किया है, तो वहां से वहां पर वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स है, और ये लगाया जाता है केंद्र सरकार के। भारत में धन कर लगाने का सुझाव ब्रिटिश अर्थशास्त्री केलडार ने दिया था। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1957 में पहली बार धन कर लगाया गया, लेकिन 1 अप्रैल 2016 को इसे समाप्त कर दिया गया। तो धन कर कब समाप्त हुआ? 1 अप्रैल 2016। एक हिसाब से ये करंट अफेयर ही है, यूपीएससी तो पिछले 5 साल को करंट अफेयर ही मान के चलती है। 1 अप्रैल 2016 को इसको समाप्त किया गया वेल्थ टैक्स को, और 1957 को इसमें स्टार्ट किया गया। डायरेक्ट टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती थी। सारी चीजें आपको समझ आ गई। नेक्स्ट होता है सर्विस कर, इसको बोलते हैं सेवा कर। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है, मतलब पे कोई और करता है, इसका भार किसी दूसरे के ऊपर पड़ता है। भारत में सेवा कर की शुरुआत 1994-95 में की गई थी। 1994-95 में पहली बार टेलीफोन, साधारण बीमा तथा स्टॉक दलाली पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। अब स्टॉक एक्सचेंज मैंने पहले आपको बताया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स की खरीद बेच पीछे हम पढ़ के आए हैं। तो उसकी स्टॉक की दलाली पर 5% की दर से कर लगाया गया, सेवा कर। बीमा के ऊपर 5% से कर लगाया गया, और टेलीफोन के ऊपर 5% से की दर से कर लगाया गया। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। तो उत्पाद शुल्क है एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं साथ के साथ ये सेंट्रल सरकार ही लगाती है, और यही उसको कलेक्ट करती है। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर राज्यों में इसको वितरित किया जाता है, आवंटन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का वस्तु कर है, यह एक प्रकार का वस्तु कर है, गुड्स टैक्स। नेक्स्ट है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है, यह केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। जब हम वस्तुएं किसी एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में भेजते हैं तो उस पर भी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, और अगर हम एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं तभी भी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है।
सीमा शुल्क मूल्यानुसार एवं मात्रानुसार दोनों ही तरीकों से लगाया जाता है। अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है तभी टैक्स लगता है, क्वांटिटी कम है तो टैक्स कम लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स में अपना सामान भर के भेज देते हैं, क्योंकि अगर क्वांटिटी एक कंटेनर में ज्यादा रहेगी तो टैक्स की मात्रा, जो टैक्स का रेट है वो बढ़ जाएगा। तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स का यूज करते हैं, क्योंकि यह जो कर है मूल्यानुसार एवं मात्रानुसार दोनों ही तरह से लगाया जाता है। वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री किस हिसाब से या किस तरह की इंडस्ट्री, किस तरह का उद्योग है। वस्तु एवं सेवा कर का शुभारंभ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसके बारे में संविधान संशोधन क्या कहता है वो भी पढ़ेंगे, सारा कुछ इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो 1 जुलाई 2017 से को वस्तु एवं सेवा कर का औपचारिक शुभ आरंभ संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष से तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा कि जीएसटी का शुभारंभ किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। और एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, आज ये लेक्चर देख रहे हो 2 या 3 साल बाद इस तरह के क्वेश्चन आपको जब एग्जाम में मिलेंगे तो आपको याद आएगा कि ठीक है, सर ने पहले ही कह दिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि जीएस जो कि स्टैटिक जीएस है, पढ़ पढ़ के बच्चे बहुत ज्यादा उसको याद करके बैठे हैं और एग्जामिनर के पास भी क्वेश्चंस खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको सभी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो एक टाइम पे आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। हमारे क्वेश्चन बैंक में 22,000 क्वेश्चन है, 2-3 बार पढ़ोगे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आने लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। तो क्या होगा, आप पेपर में 100 में से 100 कर देंगे? नहीं, एग्जामिनर क्या चाहता है, कट ऑफ कभी भी 80 से ऊपर ना जाए। तो वो क्या करता है, 20 ऐसे नए क्वेश्चन बना देता है जो आज तक ना तो किसी ने पढ़े होंगे ना सुने होंगे, और वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से ही जो जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो जो नया क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता देता हूँ कि ये नया क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जीएसटी का शुभारंभ किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ। अब जिसको याद है, जिसको पता 2017 में राष्ट्रपति कौन था, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, वो तो करेगा सही, जिसको नहीं पता वो गलत करके आएगा। जीएसटी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ, नरेंद्र मोदी। आगे इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो थोड़ा सा माइंड को इनोवेटिव सोचो, थोड़ा सा दायरा बड़ा करके सोचो कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो मुझे पता है, जो आ सकते हैं वो या तो सर बता रहे हैं, ये बात मैं मान लूं, या फिर खुद जब आप पढ़ते हो तो उस समय खुद देखा करो कि इसमें से कौन सा नया क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। और क्वेश्चन बैंक 22,000 क्वेश्चन वाला जरूर ले लेना, आपको जो है इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, और पेपर में जाके आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन बैंक ने आपकी कितनी हेल्प की है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, तो भाई पहली चीज याद रखना, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। ये भी पूछ सकता है कि जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने अपने पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया है। तो भाई बहुत सारे टैक्स जो है जीएसटी के अंदर शामिल कर लिए गए हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। कौन कौन से किए वो भी आगे देखेंगे। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक का वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है। भाई जब कोई मैन्युफैक्चरर, निर्माता कोई चीज बना रहा है और उपभोक्ता उसको उपभोग कर रहा है, भाई निर्माता ने पहले रॉ मटेरियल लिया, उसके ऊपर टैक्स लगा, उसने मशीनरी खरीदी, उसके ऊपर टैक्स लगा, बनाकर उसने पैक करके आगे लेकर आया, उसके ऊपर टैक्स लगा, फिर कस्टम ड्यूटी दी, फिर वहां पर बेचने के लिए टैक्स लगा। तो 5-7 तरह के उसने टैक्स किए, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर उपभोक्ता ने उपभोग किया, यहाँ पर भी टैक्स दिया गया। तो मतलब 6 तरह के कर लगे। लेकिन अब जीएसटी के तहत एक ही तरह से कर लगेगा, या तो स्टार्टिंग में लग जाएगा या यहाँ पर लगेगा, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। इस तहत प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही कर लगाया जाता है। समझनीय है कि भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं कर का प्रावधान 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये बहुत जरूरी है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ था और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी के तहत किया गया। 1 जुलाई 2017 से जो है जीएसटी लागू कर दिया गया, और संविधान संशोधन 101वां है, कब लागू हुआ, 2016 के अंदर।
और जो जीएसटी है ये उपभोक्ता पर लगता है, लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर लगता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वित्त आयोग के बारे में मैंने आपको सारा करवा दिया था, आपने वित्त आयोग के बारे में सारा पढ़ लिया होगा, अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अब कुछ कर है यहाँ पर देखिए, केंद्र एवं राज्य सरकार के कर, जीएसटी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, एक तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है, पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का कर नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कर नहीं है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर है। तो वो सारी चारों चीजें केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर और केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, ये याद करने हैं। राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, समझ आ रहा है ना कि डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत कर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, व्यय कर, निगम कर, स्टेट ड्यूटी, ब्याज कर, लाभांश कर, प्रतिभूति समव्यवहार कर। तो भाई व्यक्तिगत हम लोग पढ़ के आ गए हैं, ये पढ़ लिया है, संपत्ति कर पढ़ लिया है। उपहार कर, भाई अगर आपकी शादी हो रही है, आपकी शादी में आपको किसी ने BMW गिफ्ट कर दी, तो आपको इस BMW के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आपके पास जो उपहार इकट्ठा हुए हैं उनके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा, उपहार कर। लेकिन जनरली होता क्या है, आम लोगों की शादी में इतने तोहफे इकट्ठे नहीं होते, इतने उपहार इकट्ठे नहीं होते कि उनके ऊपर टैक्स दिया जा सके। ये एक लिमिट होती है, इस लिमिट से अगर एक्सीड करेगा तो आपको टैक्स पे करना है। दूसरी चीज क्या आती है, भाई किसी को सच में अगर BMW मिल भी गई तो सरकार को कौन बताएगा कि इसको इसने BMW उसको गिफ्ट में आई है। तो भाई भारत के अंदर लोग टैक्स को अवॉइड करते हैं, जितना हो सके टैक्स बचाते हैं। जो सीए उनका काम क्या होता है, सीए का काम है किस तरह से टैक्स बचाया जाए। सीए को सैलरी ही लोग क्यों देते हैं, सीए रखते क्यों है बड़ी बड़ी कंपनियों में, किस तरह से कोई ना कोई लूप होल ढूंढ के जो टैक्स को कम किया जा सके, टैक्स को बचाया जा सके। और भारतीय जो भारत के सिस्टम में, इंडियन सिस्टम के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जिससे कि टैक्स की चोरी होती है या टैक्स को बचा लिया जाता है। पूंजी लाभ कर हम पहले बता चुका हूं आपको ऊपर में, व्यय कर बता चुका हूं, निगम कर हम पढ़ चुके हैं, स्टेट ड्यूटी पढ़ चुके हैं। अब ब्याज कर, मान लो आपके अकाउंट के अंदर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक, एग्जाम्पल है, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो मतलब सालाना आपके पास 12 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आप 12 लाख रुपए टैक्स देते हैं तो आपको मतलब 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देना पड़ता है। एक मोटा मोटा हिसाब है, 1 लाख रुपए आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। 12 लाख में से आपने क्या किया, 6 लाख आपका खर्च आ गया, आपने यूज कर लिए, 5 लाख आपके अकाउंट में जमा है। तो ये जो 5 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना बैंक के अंदर, तो उस इंटरेस्ट पर, उस ब्याज के ऊपर भी आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना ब्याज के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। लाभांश कर, जो आपने लाभ अर्जित किया किसी प्रॉपर्टी को बेचकर, तो उस पर लाभ पर कर देना पड़ेगा। प्रतिभूति समव्यवहार कर, एसटीटी। दूसरा है राज्य सरकार के, चलो एक बार केंद्र सरकार के कर एक बार खत्म कर लेते हैं। ये डायरेक्ट टैक्सेस हो गए केंद्र सरकार के। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस देखते हैं। केंद्र उत्पाद शुल्क, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर, केंद्र उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर और जीएसटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो केंद्र सरकार की ये 5 कर होते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर या फिर जीएसटी। तो ये 5 तरह के अप्रत्यक्ष कर हैं केंद्र सरकार के, और 10 तरह के जो है डायरेक्ट टैक्स हैं, प्रत्यक्ष कर। अब देखते हैं राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर। रोजगारों पर कर लगाना, व्यवसाय कर, कृषि आय पर भी कर लगा सकते हैं राज्य सरकार अगर चाहे तो। अदरवाइज सेंटर जो है, सेंटर ने कहा कि कृषि की आय पर कर नहीं लगता, लेकिन राज्य सरकारें लगा सकती है। भू राजस्व पर कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर और पथ कर। तो ये 7 तरह के कर हैं जो राज्य सरकार लगाती है। कौन कौन से, राज्यों, रोजगारों पर कर, व्यवसाय पर कर, कृषि आय पर कर,
भू राजस्व पर कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर और पथ पर पथ कर। आपको पता भी नहीं होगा, आपको पथ कर भी देना पड़ता है। क्या बोलते हैं इसको? रोड टैक्स। टोल टैक्स कटवाते हो ना आप लोग, टोल टैक्स। टोल टैक्स भी दो तरह से कटता है। एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका फास्ट टैग से कटता है। पता होगा फास्ट टैग क्या होता है? एक चिप लगी होती है आपकी गाड़ी में, वहां से पैसा कट जाता है। फोर व्हीलर से ऊपर, फोर व्हीलर या फोर व्हीलर से ऊपर की गाड़ियों पर फास्ट टैग लगाना अनिवार्य है, और फास्ट टैग से पैसा कट जाता है। जो नेशनल हाईवेज होते हैं उसके ऊपर, नेशनल हाईवेज पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है, और वहां पर फास्ट टैग से पैसा कटता है। आप लोग रोड टैक्स पे करते हैं। और एक होता है स्टेट के अंदर, स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज वो आपको पर्ची काट के देते हैं, पर्ची से आपकी जो है आपका टैक्स कटता है, स्टेट हाईवे पथ कर। ठीक। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो पथ कर है ये टैक्स राज्य सरकारें ही लगाती हैं। ये टोल टैक्स बाद में आया है। टोल टैक्स एक अलग कर है जो कि डायरेक्ट लगता है लोगों के ऊपर, और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगाती है, और इसको केंद्र सरकार ही इकट्ठा करती है। ठीक है। पथ कर जो है राज्य सरकार लगाती है, तो कंफ्यूज मत होना। अब राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। बिक्री पर कर, व्यापार करने पर कर, वाहनों पर टैक्स देना पड़ता है। आपकी जो गाड़ी होती है उसकी कीमत 5 लाख होती है, लेकिन जब आप ऑन रोड लेते हो तो वो 6 लाख की हो जाती है, जिसमें कि आपको उसकी आरसी मिल जाती है, उसका नंबर मिल जाता है, और कुछ इंश्योरेंस हो जाती है, कुछ और खर्चे डाल के आपको 6 लाख की बन जाती है। तो इसके अंदर कहीं 30 से 35 हजार रुपए टैक्स भी लगता है। तो कई बार क्या करते हैं लोग, देख लेते हैं कि किसी यूटी में अगर टैक्स कम है, मान लो किसी एक राज्य के अंदर बिहार में जो टैक्स है वो 12% है, वाहनों पर कर 12% है। यूटी के अंदर, किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर वो टैक्स 9% है, तो वही वो क्या करेंगे, उस यूटी से गाड़ी ले आएंगे, उनको फायदा हो जाएगा, 3% का टैक्स बच जाएगा इनका। विज्ञापन पर कर कौन लेता है? राज्य सरकारों का इनडायरेक्ट टैक्स। जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट आपके न्यूज़पेपर में आती हैं, वो विज्ञापनों पर कर जो है राज्य सरकार लेती है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, जो आप स्टाम्प या फिर पंजीकरण करवाते हैं उस पर शुल्क लगता है। राज्य उत्पाद शुल्क, शिक्षा पर एक उपकर लगता है, वो भी कौन ग्रहण करता है? राज्य सरकार, अप्रत्यक्ष कर है राज्य सरकार का। प्रवेश कर और डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। मैंने बताया था ना कि इनडायरेक्ट टैक्स है। पेट्रोल 25 रुपए है तो उसके अंदर आप कुछ 1 या 2 रुपए उसमें टैक्स भी दे रहे हो। अगर पेट्रोल 100 रुपए है तो उसमें 3 या 4 रुपए आप लोग जो है टैक्स भी दे रहे हैं। वो जो डिपेंड करता है कि कितने परसेंट प्रेजेंट समय में चल रहा है। ये आपका मुद्दा नहीं है कि कितने परसेंट चल रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीजल और पेट्रोल पर जो है कर राज्य सरकारें ही लगाती है। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है राज्य सरकारों का, और इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जैसे आपको पता है कि डीजल और पेट्रोल पर सेंटर जो है, केंद्र सरकार भी इस पर फैसला लेती है, इसके रेट कम कर सकती है, कर देती है, तो भी एक्साइज ड्यूटी घटा देती है कई बार, कि जो पेट्रोल बाहर से आ रहा है उसको एक्साइज ड्यूटी घटा दी। तो इसलिए ये पेट्रोल और डीजल पर बिक्री कर जो है, बिक्री कर कौन लेता है? उसकी जो बेचने के बाद प्रॉफिट होता है, बिक्री पर कर, उनको बेचने पर टैक्स कौन लेता है? राज्य सरकार है। तो भाई कंफ्यूज मत होना कि ऐसा हो कि आप लोगों के तोते उड़ गए हैं लेक्चर सुन के। थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने माइंड को खोल के, अपना दायरा बढ़ा के चीजों को समझो। और लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, तो ये टैक्स भी अपने याद करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्स शामिल है और क्या क्या चीजें रह गई हैं, वो सारी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बना लीजिए। बुक लेनी हो तो बुक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ रहे। और मैं अपना फोन नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर है 9896160956। इस पे आप बुक के बारे में, क्वेश्चन बैंक के बारे में कोई डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हो। ठीक है। अगर एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो वहां पर आपको स्पेशल जो है क्वेरी सेक्शन मिल जाता है, क्वेरी सेक्शन में जाके आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।